हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे अध्याय 7। इसमें हम अध्ययन करेंगे राज्य से साम्राज्य। कैसे राज्यों से साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है, तो इस अध्याय में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक कहानी दिया गया है रोशन के रुपए से संबंधित। इस पे दिया है कि जन्मदिन पे रोशन को उसके दादाजी ने कड़क नोट दिए थे और उसने उन्हें अपने हाथों में उसके दबा के रखा था। उस नए सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वो बिल्कुल नए कड़े नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाएं तरफ छोटे-छोटे शेर जो थे चित्रित थे। उसने सोचा आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं? तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि वो जो शेर है या फिर ये सारी चीज़ें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे नोटों पे भी जो भी संकेत बने हुए हैं या जो चित्र लिए गए हैं, ये सब कहीं न कहीं इतिहास में देखा जाए तो ऐतिहासिक स्थानों से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो उस पे शेर का चित्र है, क्या है वो, कहाँ से लिया गया है। देखिए इसमें दिया है कि हम जिन शेरों के चित्र जो होते हैं रुपए और पैसों पे हम देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह स्तंभ हम देखते हैं। देखिए इतिहास में हम अशोक जो एक महान सम्राट थे, उनके बारे में हम जानते हैं या सुने हैं। उन्हीं के बारे में इसमें दिया है कि ये इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे और अशोक जो थे उनके ही निर्देश पे इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। और इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। तो साम्राज्य जो हुआ करते थे राज्यों से बड़ा हुआ करते थे, तो आइए देखते हैं इनको क्यों साम्राज्य कहा गया। देखिए जो अशोक है वो जिस साम्राज्य पे शासन करते थे, तो उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके दादाजी ने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, इनका भी हम नाम सुने हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और ये बुद्धिमान व्यक्ति थे कि चंद्रगुप्त की सहायता की थी इन्होंने। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, या जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये चाणक्य की। इसमें बहुत सारी हमें अर्थशास्त्र से संबंधित जो नीतियाँ हैं या नियम है वो मिल जाएँगे। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र से ज़्यादा ये राजनीति के बारे में, ये जो इनकी किताब है अर्थशास्त्र, इससे हमें जानकारी मिलती है राजनीति के बारे में। देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे और इनमें क्या थे, साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे इनके साम्राज्य में। जो अशोक की का साम्राज्य था, इनमें साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में कह सकते हैं कि ये स्थित था। देखिए दिया है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। ये चित्र हमें इसका देखने को मिल जाएगा नोटों पे। इसमें 4 बाघ है, इनका विपरीत दिशाओं में चारों तरफ इनका मुख है। देखिए वंश दिया है। वंश क्या है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जा सकता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। तो ऐसे हुए। तो वंश राजाओं में हुआ करते थे। हम वर्तमान समय में अपने परिवार में देखें तो परिवार का भी उसके जो आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं, पीढ़ी एक पीढ़ी से जो उनके आगे वाली जो पीढ़ियां आती हैं उसको उसका वंश कहते हैं। तो इस प्रकार से वही था कि उस समय जो राजा हुआ करते थे, उस राजा का पुत्र फिर राजा बनता था, उस राजा का पुत्र राजा बनता था। तो वो जब एक ही वंश के राजा बनते जाते थे तो उसे एक वंश के कहा जाता था। जिसमें ये दिया हुआ है कि ये तीनों लोग एक ही वंश के थे। देखिए दिया है कि दूसरी तरफ जो उज्जैन है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे उस समय। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी जो साम्राज्य था अशोक का, उसमें किसान और पशुपालकों के बहुत बड़े गांव थे। इनका क्षेत्र विस्तार अधिक था। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पे लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके ही अपनी जीविका चलाते थे, जो मध्य भारत था। या कहें कि जो साम्राज्य था अशोक का उसके मध्य भाग में।
तो वो पूरा जानवरों का शिकार करते थे, फल-फूल का संग्रहण करके ऐसे अपनी जीवनचर्या चलाते थे। साम्राज्य के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे, वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग-अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। क्षेत्रफल भी तो बहुत बड़ा है, उस हिसाब से वहाँ पे बोलियों में, उनके भोजन में और पोशाकों में भी बहुत सारी विभिन्नता हमें देखने को मिली है इतिहास में। देखिए यहाँ देखिए कि जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। इस चित्र में हम देखेंगे जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। इसमें देखते हैं हम लोग जो ये इसमें दिखाया गया ना कि लाल बिंदु से जो दिया गया है, इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है मनसेहरा हो गया आपका, फिर है शहबाजगढ़ी, लंपक, ये हो गया कंधार, टोपरा, कलसी, मेरठ और बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा हो गया आपका, लौरिया, इधर हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में हो गया आपका सारनाथ, ये कौशाम्बी, फिर रूपनाथ, इलाहाबाद देखिए ये हो गया आपका यूपी में, गुज्जर, फिर नीचे सांची मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े तो पनगुरिया, सुपारा, सन्नाटी, गिरनार, इतने सारे क्षेत्रों में ये सब सारे के सारे यहाँ पे हमें क्या है अशोक के अभिलेख मिले हैं, यानी उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। देखिए यहाँ पे कलिंग हो गया, कलिंग भी विजय वो किए थे, फिर मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी, येरागुडी, यानी पूरे भारत में देखा जाए तो हर एक जगह से पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से भी हमें अशोक के जो अभिलेख हैं वो मिले हैं। और इसमें ये जो काले गोले से दर्शाया गया ये महत्वपूर्ण नगर है, ये हमें कम मिलेंगे देखने को यहाँ पे। देखिए ये हो गया आपका उज्जैन, ये महत्वपूर्ण नगर था, पाटलिपुत्र ये महत्वपूर्ण नगर था, वो तक्षशिला, ये 3 प्रमुख हमें नगर देखने को मिल जाएंगे इसमें। आगे हम देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। देखिए इसमें दिया है चूंकि जो साम्राज्य है वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की भी जरूरत होती थी उस समय, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में क्या ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी उनकी रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, या उनका जो वेतन देना होता था, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो इसलिए और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, जो साम्राज्य होते थे उनको पड़ती थी, क्योंकि उनका क्षेत्र विस्तार भी बहुत अधिक था, तो कर एकत्र करने के लिए अधिकारियों की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। जो साम्राज्य का प्रशासन था इसके बारे में दिया है कि जो मौर्य साम्राज्य ये बहुत बड़ा था इसमें, इसलिए अलग-अलग हिस्सों पे अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पे जो साम्राज्य का सीधा नियंत्रण रहता था उस समय, और इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालक जो हुआ करते थे, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ताकि जाकर के वो उनसे कर का इकट्ठा कर सके, कर ले सके। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो संदेश वाहक थे वो क्या करते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पे नजर रखते थे। जो राजा के जासूस हुआ करते थे वो अधिकारी देखते थे कि जो भी अधिकारी काम पे लगाए गए हैं वो अपने कार्य सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। इनके जो सबसे ऊपर सम्राट था वो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पे नियंत्रण रखता था। वो कह सकते हैं कि मंत्रियों के व राज परिवार के नियंत्रण में, उनके सलाह में के द्वारा वो अपना कार्यभार संभालता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे-छोटे क्षेत्र और प्रांत बटे हुए थे जो मौर्य साम्राज्य था। इन पे जो तक्षशिला या उज्जैन ये जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, यानी ये नगर हुआ करते थे। प्रमुख नगर जो हम अभी ऊपर चित्र में देखे हैं, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, तो ये मुख्य थे और यहीं से जो प्रांतीय राजधानियां थे उनको शासन किया जाता था, उनका देखरेख किया जाता था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से जो पाटलिपुत्र था इससे इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, वहां की जो स्थानीय परंपरा हुआ करते थे। देखिए जो प्रादेशिक केंद्र थे, केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों
और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी बीच में विस्तृत क्षेत्र में वो सिर्फ उसमें नदी मार्गों पे ही नियंत्रण रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे वो इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में, क्योंकि वो कोलार के खान जानते हैं कि सोने के लिए काफी प्रसिद्ध थी, और जो दक्षिण भारत वो पठारी क्षेत्र है तो खनिजों से संपन्न था, तो इसलिए इधर कीमती पत्थरों के लिए और खनिजों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, कुछ संसाधन नजराने के रूप में यानी उपहार के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। अंत में जो जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र रहते थे। वे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी शहद और मोम जैसी चीजें ला करके दें। उनसे ये उम्मीद रखी की जाती थी जो वन वाले क्षेत्र में लोग रहते थे। नजराना क्या था ये देखते हैं। जहाँ कर जो था नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो था अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में वे प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उन्हें देते थे। यानी नजराना वो था कि जब जनता के पास वो चीज इकट्ठा होती थी, वो चीजें उनके पास उपलब्ध होती थी, तो वो ला करके उसे देते थे। ये नियमित नहीं था कि नहीं आप नजराने बिल्कुल नियम से इतने समय पे इतने टाइम आप ला के जमा करें। उनके पास जब हो पाता था तो वो तब लेकर जाकर राजा को सौंपते थे या देते थे। तो एक तरह से उपहार कह सकते हैं कि उस समय ये नजराना था। आगे देखिए दिया है, क्योंकि पहले नजराने के रूप में ही वो राजा जो थे लेते थे। जो भी उपहार मिलता था या नजराना मिलता था उसी से अपने राज्य का वहन करते थे। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, राज्य से साम्राज्य बढ़े, तो फिर उनके लिए और अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और अन्य अधिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी राज्य की देख रेख के लिए। तो जब उनके और अधिक अधिकारी रखेंगे, सेनाएं रखेंगे राज्य के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, तो संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। उसने फिर उसके बाद से ही कर व्यवस्था आया, नहीं तो पहले नजराना ही चलता था राजाओं के पास। तो फिर उसके बाद से आई कर व्यवस्था, जो नियमित रूप से हर एक क्षेत्र से जनता द्वारा वो लिया जाता था। आइए आगे देखते हैं राजधानी में सम्राट क्या होता था। राजधानी में सम्राट के बारे में तो देखिए यहाँ दिया कि मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी के राजा थे। इनका नाम है सेल्यूकस निकेटर। इनके राजदूत थे जो आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज। देखिए जो मेगास्थनीज ने कुछ देखा था उसका विवरण दिया है इसमें, इस उन्हीं का विवरण दिया गया है, आंखों देखा वर्णन है। इसमें दिया जा रहा है कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, जो जो उन्होंने विवरण दिया है चंद्रगुप्त के दरबार के बारे में। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पे शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब राजा सामने आते थे जनता के बीच में, तो उस यात्रा को कह सकते हैं शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वो बताते हैं उनके दरबार के बारे में। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इतना डर था कि सुरक्षा का कि कोई उनकी हत्या न कर दे। तो इतनी सारी कड़ी व्यवस्थाएं लगी हुई थी उनकी निगरानी में। देखिए दिया है कि पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहते हैं, जो आधुनिक हम पटना के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा है इसके बारे में, मेगास्थनीज ने कहा है कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर इसमें हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं वो घर। राजा का महल भी काठ से ही बना है, नहीं लकड़ी से, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से भी घिरा हुआ है। आगे देखिए अशोक एक अनोखा सम्राट। आइए इसको देखते हैं। अशोक को एक अनोखे सम्राट के नाम से जाना जाता है, और अशोक महान भी इनको माना जाता है।
इनके कार्यों द्वारा। देखिए जो अशोक है ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध हुए। तो यही कहा जा रहा है कि जो मौर्य वंश है इसमें सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी शासक अशोक हुए। इसके सबसे पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार और फिर बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। तो इन तीनों राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली अशोक हुए। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है ये प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। प्राकृतिक भाषा वह आम भाषा थी, यानी लोगों द्वारा इसको समझा जाता था। अशोक का कलिंग युद्ध, देखिए अशोक का कलिंग युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध से माना जाता है कि उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ। कलिंग युद्ध में जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, युद्ध हुए थे, लोग मरे थे, तो उसे देख करके बहुत द्रवित हुए, बहुत दुखी हुए। उसके बाद से उन्होंने सोचा कि अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं अहिंसा को अपना लूंगा। तो तभी से ये बौद्ध धर्म की तरफ भी आकर्षित हुए अशोक महान। देखिए इसमें दिया है कि जो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तट के नाम से उड़ीसा को ही हम जानते हैं, उसके तटवर्ती भाग को। तो अशोक ने क्या किया, कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से क्या हो गई, वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस युद्ध से उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो उठा। देखिए यहाँ पे दिया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, उनके अशोक के अभिलेख में क्या वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध के बारे में, आइए जानते हैं। देखिए दिया है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये सारी बातें कही हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। ये उन्होंने अभिलेख खुदवाया उस युद्ध को, महान विभीषिका को देख करके। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए धम्म जो है इस संस्कृत शब्द है, धर्म का ही प्राकृतिक रूप है ये। धम्म जो है कहें कि जो हम धर्म के नाम से जानते हैं, तो प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक जो भाषा इसे हम धम्म कहते हैं, धर्म को। अशोक का धम्म क्या था? देखिए यहाँ पे ये दिया है कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का ही हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है, कहें कि मौर्य काल का, अशोक के समय का। ये देखिए इसको ये बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को रखा गया है, किसमें, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। देखिए जो अशोक का धम्म है, इस धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ये जो इस धर्म को जिस धम्म को अशोक अपनाते हैं, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश देवे, और वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना भी थी, और उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। तो टकराव पैदा होगा जब अलग-अलग धर्म के अलग-अलग कहें कि विचारों को मानने वाले लोग होंगे तो। इसमें और आगे दिया है कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दास जो थे और नौकर थे उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे कि हमें युद्ध, लड़ाई या फिर पारिवारिक या फिर घटनाएं हो रही है, परिवार में कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो इन सबको हमें दूर करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को उन्होंने यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था। इस धम्म के कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। देखिए आगे दिया है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए व इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। मनुष्यों के साथ साथ उन्होंने जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। आगे देखिए कि अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था। देखिए अपने प्रजा के लिए जो अशोक का संदेश था, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड जो है किसी काम के नहीं है। उन्होंने अपने प्रजा के लिए संदेश दिया कि ये सारे कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां थी वो जो मानने के लिए कहते हैं जनता को कि क्या मानना चाहिए। तो वे कहते हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें वो, और सभी जीवों पे दया करें। जो ब्राह्मण और श्रमण जो थे उन उन सबको वो दान दें, और अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करें कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, मेरा जो मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरे भगवान अच्छे हैं। मतलब इन सबको उन्होंने कहा कि या फिर दूसरों की निंदा करें, ऐसा नहीं करने को कहा उन्होंने अपनी जनता को। और दोनों ही बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी होगा कि उसमें ज्ञान का अभाव है कि वो किसी दूसरे धर्म की अवहेलना या अपमान कर रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख जो विश्वासों को है उनको समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। आप भले अपना मानिए, लेकिन दूसरे का जो विचार है, विश्वास है, उसका आप अनादर न करिए। यह दिया है कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपि में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है तो अ ही अक्षर, लेकिन अलग अलग लिपियां दिखाई गई है। देखिए ये है आरंभिक ब्राह्मी लिपि में अ ऐसे लिखा जाता था। ये देवनागरी लिपि से तो हम समझ रहे हैं, इसे हम जाने पहचाना ये है तो जिसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए ये बांग्ला का है ये लिपि है बांग्ला लिपि। ये मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, ये मलयालम का हो गया। और ये है तमिल का। तो ये सारी अलग अलग लिपियां हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। आगे आगे तो समाप्त हो गया। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।